आज जी, अब मैं संक्षेप आशीर्वचन के लिए निवेदन करूंगा भगवताचार्य श्री अनिरुद्ध जी महाराज जो पधारे हैं वृंदावन धाम से। छत्तीसगढ़ के परम आराध्य देव भगवान राजीव लोचन के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवाधिदेव महादेव भगवान कुलेश्वर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संन्यास की उत्कृष्ट परंपरा का निर्वहन करने वाले आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समुपस्थित मंचस्थ सम्माननीय गणमान्य विद्वज्जन, संतजन, उपस्थित भगवतानुरागी सज्जनों, माताओं, बहनों और भाइयों, समाज के लिए व्यक्ति का त्याग हमारी परंपरा रही है। किस लिए शिव ने विषपान किया था, किस लिए महर्षि दधीच ने हड्डियों का दान किया था, तो आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज त्याग करने के लिए तत्पर क्यों नहीं है? क्यों एक समाज को आभास होता है कि दूसरे समाज का विनाश करके ही वह अपना विकास कर सकता है? क्यों किसी एक संप्रदाय को यह आभास होता है कि दूसरे संप्रदाय जाति का उत्सर्ग उसके विकास में बाधक है? क्यों व्यक्ति को आभास होता है कि वह अपने जीवन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से संघर्षरत है? क्या बीज पर्ण से संघर्षरत है? मैं पूछता हूं, क्या बीज पर्ण से संघर्षरत है? क्या जड़ें उस पर खड़े वृक्ष से संघर्षरत हैं? तो हम संघर्षरत क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि पर्ण, जड़ें, तना सबके भीतर बीज विद्यमान है, पर बीज दिखाई नहीं देता? जैसे तने में बीज व्याप्त है, पत्तों में बीज व्याप्त है, उसी प्रकार से प्रत्येक भारतीय के जीवन में राष्ट्रीयता व्याप्त है, लेकिन वह दिखाई नहीं देती। अगर तुम अपने बीज को खोजोगे तो तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता का एहसास होगा, और अगर राष्ट्रीयता का बीज हमारे भीतर है तो हम सब आपस में भिन्न कैसे हैं? हम आपसे अलग कैसे हुए? क्या आवश्यकता थी अंग्रेजों से लड़ने की? ये सब जानते हैं कि इस धरती पर जीने का अधिकार जितना हमें है उतना अधिकार उनको भी है। फिर भी हमने यवनों के शासन का विरोध क्यों किया? हमने अंग्रेजों के शासन का विरोध क्यों किया? उसका एक ही उत्तर है मित्रों, कि स्वतंत्रता हमें प्रिय है। स्वतंत्रता हमें प्रिय है, पर क्या अर्थ है इस स्वतंत्रता का? क्या स्वतंत्रता का अर्थ किसी शासन या किसी व्यक्ति की परतंत्रता से मुक्ति है? क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छा है? क्या व्यक्ति को समाज के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? क्या समाज को राष्ट्र के बंधन स्वीकार नहीं करने पड़ते? पर क्या कारण है कि व्यक्ति समाज के बंधन स्वीकार करता है, समाज राष्ट्र के बंधन स्वीकार करने के बाद भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करता है? क्या है वह तंत्र? क्या है वह स्व का बोध जो व्यक्ति, राष्ट्र और समाज में सामान्य है? क्या है वह तंत्र जिसमें बंधने के बाद व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को स्वतंत्रता का बोध होता है? किसने निर्माण किया है वह तंत्र जिसे आप स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं? क्या देती है स्वतंत्रता जिसके लिए व्यक्ति अपना आत्म उत्सर्ग करने के लिए तत्पर हो जाता है? क्या है वह तंत्र जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं?
और क्यों हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं? इस स्व और पर में क्या अंतर है? क्यों हम अंग्रेजों के इस तंत्र को स्वीकार नहीं कर पाए? क्योंकि हमारी उस तंत्र में आस्था है जिसका निर्माण हमारे तत्व चिंतकों और मनीषियों ने किया। हमें उन जीवन मूल्यों में आस्था है जिसका निर्माण हमारे अपने पूर्वजों ने किया हो, और समष्टि के कल्याण के चिंतन की वह थाती हमारे हाथों आती गई जिसका निर्वाह हमारी पूर्व पीढ़ियों ने किया। शाश्वत सत्य और ज्ञान के प्रकाश में जीवन के जिन मूल्यों का निर्माण हमारे ऋषियों ने किया, वह हमारा स्वातंत्र है, वही हमारा स्वातंत्र है। और उन्हीं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के प्रकाश में हम अपनी व्यवस्था की प्रणाली निश्चित करते आए हैं। हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यों का आधार हमारे अपने ऋषियों का चिंतन था, और हमारे अपने ऋषियों के द्वारा दिया हुआ चिंतन ही हमारा तंत्र हो सकता है। इसलिए हम स्वतंत्रता के आग्रही थे और आग्रही हैं। परंतु क्या श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की उपासना भिन्न भिन्न जातियों के लिए, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लिए, भिन्न भिन्न राज्यों के लिए क्या भिन्न भिन्न हो सकती है? यह विचार करने का विषय है। क्या वह स्वतंत्रता कश्मीर के लिए अलग है? क्या वह स्वतंत्रता जेएनयू के लिए अलग है? क्या वह स्वतंत्रता पंजाब और कैकई के लिए अलग है? कैकई कश्मीर को ही कहते हैं मित्रों, पुराना नाम है उसका। तो भिन्न भिन्न लोगों के लिए वह भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है? जिन राष्ट्रीय मूल्यों की उपासना हमारे अपने पूर्वजों ने की हो, निश्चित रूप से हम उस बीज को नहीं देख पा रहे हैं जो संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है। जो प्रत्येक, हम संस्कृति के उस प्रवाह को नहीं देख पा रहे हैं जो प्रत्येक भारतीय के जीवन में अनुप्राणित हो रही है। हम अपनी जड़ों को नहीं देख पा रहे हैं और बाहरी भिन्नता को देखकर एक दूसरे में व्याप्त एकात्मता को नकार रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारे राजनीतिक स्वार्थ निहित हैं। लेकिन याद रखें, मैं जानता हूं कि भिन्न भिन्न राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था भिन्न भिन्न है, लेकिन याद रखें, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था संस्कृति नहीं हो सकती। वह संस्कृति का पूरक हो सकती है, लेकिन संस्कृति का पर्याय नहीं हो सकती। और संस्कृति का प्रवाह भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का समुत्कर्ष करता है, यही उसका लक्ष्य होता है। और राजनीति का लक्ष्य भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का उत्कर्ष होता है, और जो कि छत्तीसगढ़ की धरती में दिखाई दे रहा है। यहाँ का शासन, यहाँ की सरकार धर्म और संस्कृति को संरक्षित, पल्वित और पुष्पित करने में लगी हुई है। तो क्या कारण है कि व्यक्ति व्यवस्था के नाम पर संघर्ष करता है या संघर्षरत है? संभावना यही है कि शायद समाज में व्याप्त समष्टि को वो देख नहीं पा रहा है, या व्यक्तिगत स्वार्थ उसे संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसी व्यक्तिगत स्वार्थ और एकात्मता के भाव के अभाव ने हमें यवनों के समक्ष और अंग्रेजों के समक्ष अपना स्वाभिमान समर्पित करने के लिए विवश कर दिया था। और मित्रों, यवनों ने भिन्न भिन्न जातियों की उपासनाएं नहीं देखी थी, भिन्न भिन्न संप्रदायों की उपासनाओं को देखकर उनके साथ व्यवहार नहीं किया था। यह दुर्भाग्य ही था कि तत्कालीन राजाओं ने संगठित होकर के अगर यवनों का एक साथ प्रतिकार किया होता, और तो शायद यवन और अंग्रेज इस धरा पर विजय पताका फहराने में असमर्थ हो जाते। लेकिन क्या कारण था कि तत्कालीन लोगों ने यवनों को सिंधु पार करने से नहीं रोका? शायद उनके भीतर राष्ट्रीय चरित्र का अभाव था। और जहां तक
हमारी संस्कृति का प्रश्न है। हमारी संस्कृति का विस्तार जहां तक है, हिमालय से लेकर के और समुद्र पर्यंत तक की भूमि हमारी अपनी भूमि है, हमारा अपना राष्ट्र है, हमारा अपना देश है। और मित्रों, अगर इस राष्ट्र की रक्षा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इसलिए आज आवश्यकता है एक छत्र के नीचे, केवल 2 मिनट लूंगा सर, केवल आज आवश्यकता है एक छत्र के नीचे संगठित होकर के उन आक्रांताओं का प्रतिकार करने की। अगर समय रहते हुए हम एक छत्र के नीचे संगठित नहीं हुए तो मित्रों, आक्रांताओं का पुनर्आगमन हो सकता है और इतिहास की पुनरावृत्ति हो सकती है। और अगर आक्रांताओं के पुनर्आगमन से अपने राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करना है, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है और इतिहास की पुनरावृत्ति होने से रोकना है, तो हमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा। इसलिए आओ हम सब संकल्प करें कि राष्ट्र सामर्थ्यवान बने, गौरवशाली बने, सामर्थ्यवान बने और हम मां भारती के वैभव को एक स्वर में गा सकें कि हम अमृत के अमृत पुत्र हैं, ये प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। और युवा हूं तन से और मन से भी, इसलिए युवाओं को संबोधित करते हुए मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहता हूं कि आज देश के युवाओं का रोल मॉडल बॉलीवुड के नायक हो गए। और कौन हमारा नायक हो सकता है, इस राष्ट्र में कौन नायक हो सकता है, मैं वह पंक्तियां रखने का प्रयास कर रहा हूं कि कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, मैं ये मांगता तुझसे कि युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग